एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, और ये आपकी क्लास नंबर 1 होने वाली है। ठीक है, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन एक बार क्या कर लीजिएगा, अपना सिलेबस जरूर मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं ये नए सिलेबस के अंतर्गत जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात नई शिक्षा नीति जो आई है, उसके अनुसार हम देखेंगे कि क्या सिलेबस आपका रहा रहा है, और उसी अकॉर्डिंग जो है हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसके पहले जो है सिलेबस की वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, या फिर आप चैनल पे डायरेक्ट जाके उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पेपर नंबर 1 का नाम है क्या? शिक्षा के दार्शनिक आधार या शिक्षा के दार्शनिक विचार। जो कुछ भी आपको देखने को मिले, अगर दर्शन शब्द जुड़ा है उसके साथ, तो समझ लीजिएगा वही चीज़ आपको एक ही चीज़ पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे, शिक्षा दर्शन का अर्थ और परिभाषा देखने का प्रयास करेंगे, शिक्षा दर्शन की प्रकृति को देखने का प्रयास करेंगे, और शिक्षा दर्शन के क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये वीडियो हो सकता है आपका एक आध घंटे के आसपास जाए, तो आपको वीडियो पूरा देखना रहेगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये पीडीएफ मुफ्त में चाहिए तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम पे आपको जाना होगा और वहाँ पे सर्च करना होगा आपको एजुकेशन विद देवेश। वहाँ पे आपको जो है एक चैनल मिलेगा, उसमें जब आप जाएंगे उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है शिक्षा दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। पहले तो हम समझेंगे शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होगी, ये हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। बात करें दर्शन का अर्थ अत्यंत व्यापक है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जो दर्शन का अर्थ है वो क्या क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। व्यापक का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, और विस्तृत का मतलब भी बड़ा ही होता है। तो इसका जो अर्थ है वो भी व्यापक है, और साथ में इसके क्षेत्र के बारे में बात करें तो वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है, बात करें इस कारण आज हमारे समक्ष आध्यात्मिक दर्शन, क्या मेरे प्यारे दोस्त कह रहे हैं कि यही कारण है कि आज हमारे समक्ष जो है आध्यात्मिक दर्शन, नैतिक दर्शन आदि ही नहीं, वरन सामाजिक दर्शन, आर्थिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, शिक्षा दर्शन, ठीक है, साथ आदि शब्द भी आते हैं। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे आज अगर आप देखना चाहें, दर्शन शब्द का अर्थ निकालना चाहें या उसका क्षेत्र निकालना चाहें, तो इसमें केवल आपको यही आध्यात्मिक दर्शन और नैतिक दर्शन ही नहीं देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इसमें कुछ चीज़ें और जुड़ गई, जैसे सामाजिक दर्शन, आर्थिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, ठीक है, शिक्षा दर्शन। ये सारे शब्द भी इसके साथ क्या कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं। बात करें उस उपयुक्त सभी विषयों में दर्शन का अभिप्राय तत्संबंधी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, तत्संबंधी अंतिम ज्ञान से लगाया गया है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी विषय हैं, आपने जितने भी नाम यहाँ पे भी सुने हैं, सामाजिक दर्शन, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है, आध्यात्मिक और नैतिक, जितने भी दर्शन के आपने नाम सुने हैं, इसमें जितने भी शब्द में दर्शन शब्द जुड़ा हुआ है, जितने भी विषय में दर्शन शब्द जुड़ा हुआ है, वहाँ पे दर्शन शब्द का आशय जो है वो केवल एक ही चीज़ से लिया गया है, अंतिम ज्ञान से। ठीक है, अंतिम ज्ञान से यहाँ पे इसका अर्थ लिया गया है। बात करते हैं, अब यह प्रश्न यह है कि शिक्षा दर्शन क्या है। ठीक है, तो इसमें हमें केवल क्या पढ़ना होगा, शिक्षा दर्शन पढ़ना होगा। तो देखते हैं कि शिक्षा दर्शन क्या है। ठीक है, बात करते हैं शिक्षा दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कनिंघम ने लिखा है। क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, लिखा है कि प्रथम दर्शन सभी वस्तुओं का विज्ञान है। पहला तो वो बताते हैं कि जो दर्शन है वो क्या है, सभी वस्तुओं की, जितनी भी वस्तु हैं सभी का विज्ञान है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं को उनके सभी मुख्य पक्षों में देखता है। मतलब कह रहे हैं कि इस प्रकार से अगर देखें तो जो शिक्षा दर्शन है वो क्या करता है कि शिक्षा में जितनी भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, शिक्षा में जितनी भी समस्याएं देखने को मिलती हैं उनको उसके सभी मुख्य पक्षों में देखता है। मतलब उनके जितने भी पक्ष होते हैं उनको क्या करता है, देखता है, उनके ऊपर अपना नजर डालता है। द्वितीय यहाँ पे ये बताया है कनिंघम महोदय ने कि दर्शन सभी वस्तुओं को अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। मतलब कह रहे हैं कि दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो दर्शन है वो जितनी भी वस्तुएं हैं उनको अंतिम तर्क, मतलब इसके आगे आप कोई तर्क रख ही नहीं सकते, एक आखिरी जवाब कह सकते हैं आप इसको, अगर कहना चाहें तो एक आखिरी जवाब कह सकते हैं। तो अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से, क्या मेरे भाई दोस्त, एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है, अंतिम तर्क तक ले जाता है और आपको साथ ही कारण भी पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये उस प्रकार का विज्ञान है। तो यहाँ पे कनिंघम ने दो बात बताई। पहली तो ये बताई कि जो दर्शन है वो सभी वस्तुओं का क्या है मेरे प्यारे दोस्त, विज्ञान है। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया है कि जो दर्शन है वो सभी वस्तुओं को अंतिम तर्क एवं
अंतिम तर्क एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। आप अंतिम तर्क तक जा पाते हैं किसी भी वस्तु के, और ये भी जान पाते हैं कि ये किस कारण से हुआ या किस कारण से ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिली। ठीक है, बात करते हैं इसलिए भी शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में गहनतर समस्याओं का समग्र रूप से अध्ययन करता है। मतलब कह रहे हैं कि इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा दर्शन है वो शिक्षा के क्षेत्र में गहनतर मतलब अच्छे से, ठीक है, ध्यान दे करके गूढ़ से गूढ़ बिंदुओं तक जा करके गहनतर समस्याओं को, जितनी भी समस्याएं हैं उनको अच्छे से क्या करता है, समग्र रूप से अध्ययन करता है। समग्र रूप का मतलब हुआ पूरा, टोटल, ऑल ओवर कह सकते हैं एक तरीके से, जितना कुछ भी है सब कुछ का क्या करता है, वो अध्ययन करता है और शिक्षा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन के लिए जोड़ देता है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा विज्ञान के लिए क्या करता है, उन समस्याओं को अध्ययन के लिए जोड़ देता है। पहले वो खुद उन चीज़ों की अध्ययन करता है और साथ ही वो क्या करता है, शिक्षा विज्ञान में उन चीज़ों को क्या कर देता है, उठा के जोड़ देता है, जिससे आपको ये पता चले आगे वाले जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो सभी लोग पढ़ के जान पाएं। मतलब उनको ऐसा न लगे कि ये हमें समस्या नहीं देखने को मिल रही है, उनको ये पता होना चाहिए कि ये समस्याएं पहले भी देखी जा चुकी हैं और इनको सॉल्व भी किया जा चुका है। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो तात्कालिक हैं। क्या है मेरे भाई दोस्त, तात्कालिक हैं तथा इनका वैधानिक विधि से सफलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए छात्र योग्यता के मापन की समस्या। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप किसी छात्र की योग्यता को मापना चाहते हैं तो उसमें जो है आपको कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। उन समस्याओं को जो है शिक्षा विज्ञान में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसमें अध्ययन के लिए जोड़ दिया जाता है जिससे आप उनको पढ़ सकें और उनके बारे में जान सकें, और ये हमें क्या करती हैं, हमारी सहायता भी करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तो आगे लिखा गया है, अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र की भांति एक विषय है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे हम इन चीजों को कह सकते हैं कि जो शिक्षा दर्शन है वो दर्शन शास्त्र की भांति ही क्या है, एक विषय के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, जो शिक्षा की गहन समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार करता है। मतलब कह रहे हैं कि यह हमें एक विषय के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसमें हमें क्या होता है कि शिक्षा की जितनी भी समस्याएं हैं उनकी गहनता पूर्वक क्या करता है, तर्कपूर्ण ढंग से क्या करता है, उस पर विचार करता है। मतलब ऐसा नहीं बिना लॉजिक के, लॉजिकली क्या करता है, उस पर विचार करता है, विमर्श करता है, उनको जो है उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है और शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक ढंग से हल निकालने का प्रयास करता है। क्या करता है कि जितनी भी शैक्षिक समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं उन सारी को जो है क्या करता है, दार्शनिक ढंग से उनका हल निकालने का प्रयास करता है, उनसे छुटकारा दिलाने का प्रयास करता है। लिखे हैं कि अर्थात शिक्षा के विभिन्न अंगों के संबंध में दार्शनिक विचारों का निर्धारण शिक्षा दर्शन कहलाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ये भी कह सकते हैं, अर्थात लगा दिया गया है, मतलब अर्थात का मतलब होता है, ये भी कह सकते हैं आप कि शिक्षा के विभिन्न अंग, मतलब जितने भी अंग हैं के संबंध में दार्शनिक विचारों, जितने भी दार्शनिक विचार हुए हैं का निर्धारण शिक्षा दर्शन कहलाता है। शिक्षा के जितने भी अंग हैं उनके अंगों के संबंध में जितने भी दार्शनिक विचार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, या जितने भी दार्शनिक विचार वहां पर निर्धारित किए जाते हैं वही सारे क्या कहलाते हैं, शिक्षा दर्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो है आपका शिक्षा दर्शन की जो परिभाषा थी ये आपकी क्लियर हुई होगी, शिक्षा दर्शन का अर्थ समझ में आया होगा, शिक्षा दर्शन की परिभाषा आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है एक ही आदमी के बारे में बात की, कनिंघम के बारे में, और भी सारे लोग हैं जिन्होंने कहा भी है, लेकिन क्या करते हैं इनको थोड़ा भी हम शॉर्ट में देखने का प्रयास करते हैं, फिर कभी चर्चा हम इन चीज़ों पे अच्छे से करते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अब चलिए जो दूसरा मुख्य पॉइंट हमने बताया था कि शिक्षा दर्शन की प्रकृति के ऊपर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपकी अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, शिक्षा दर्शन की प्रकृति। आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं कि ये एक आपके सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले कि शिक्षा दर्शन की अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र की समीक्षा कीजिए, आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है, तो ये आपका एक प्रश्न भी बन सकता है, तो इसको अच्छे से आप क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं शिक्षा दर्शन की प्रकृति के बारे में। तो शिक्षा शास्त्र और शिक्षा दर्शन में पहला वैज्ञानिक और दूसरा दार्शनिक है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा शास्त्र जो होता है और जो शिक्षा दर्शन है, तो जो शिक्षा शास्त्र है वो आपका वैज्ञानिक है और जो शिक्षा दर्शन है वो आपका दार्शनिक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षा शास्त्र और शिक्षा दर्शन में पहला वैज्ञानिक के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा और दूसरा आपको दार्शनिक के रूप में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तो आगे लिखा है, अनेक शिक्षा शास्त्री इस अंतर को भूलकर शिक्षा दर्शन को शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत मान बैठे। मतलब कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने क्या किया है कि शिक्षा शास्त्र और शिक्षा दर्शन के अंतर को भूल गए हैं। ठीक है,
उनके अंतर को भूल गए हैं और शिक्षा दर्शन को ही शिक्षा शास्त्र का सिद्धांत मान बैठते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि शिक्षा दर्शन की प्रकृति दार्शनिक है। जो शिक्षा दर्शन की प्रकृति है वो कैसी है मेरे प्यारे दोस्त, दार्शनिक है। आगे आपको लिखना होगा इस दार्शनिक प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक समस्याओं, दार्शनिक दृष्टिकोण और दार्शनिक विधि को जानना जरूरी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप इस प्रकृति को समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे दोस्त, आपको इसके जो है क्या करने होंगे, दार्शनिक समस्याओं को पढ़ना होगा, समझना होगा, दार्शनिक दृष्टिकोण को समझना होगा और दार्शनिक विधि को जानना जरूरी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आगे लिखते हैं यहाँ पे कि शिक्षा दर्शन की प्रकृति उसके निम्नलिखित, क्या मेरे प्यारे दोस्त, निम्नलिखित तीन, एक मिनट यहाँ पे शायद हो चुका है, टाइप मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तीन एक, मतलब तीन बिंदुओं से हम क्या कर सकते हैं, इसको स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम शिक्षा दर्शन की प्रकृति को स्पष्ट करना चाहें तो हमारे पास तीन हेडिंग हो जाती हैं या तीन बिंदु ऐसी हो जाती हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा दर्शन की प्रकृति को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहली आपकी जो हेडिंग आ जाती है वो कौन सी आ जाती है मेरे प्यारे दोस्त, आपकी आ जाती है समन्वयात्मक समन्वयात्मक कार्य। ठीक है, कौन सा आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, समन्वयात्मक कार्य आ जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि शिक्षा दर्शन विश्व दर्शन में मानव का स्थान निर्धारित करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा दर्शन है वो विश्व दर्शन में, शिक्षा दर्शन एक अलग सब्जेक्ट है और विश्व दर्शन एक अलग सब्जेक्ट है, तो जो शिक्षा दर्शन है वो उसका कार्य ये है कि विश्व दर्शन में मानव का क्या स्थान है उसका निर्धारण कौन करता है, आपका शिक्षा दर्शन करता है। ठीक है, बात करते हैं विभिन्न दार्शनिकों ने अद्वैतवादी, ठीक है, क्या विभिन्न दार्शनिकों ने अद्वैतवादी, द्वैतवादी तथा बाहुत्ववादी विश्व दर्शन उपस्थित किए हैं। मतलब कह रहे हैं कि बहुत सारे दार्शनिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अद्वैतवादी दर्शन हमारे सामने रखे हैं, उपस्थित किए हैं। बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने द्वैतवादी दर्शन उपस्थित किए हैं और बहुत सारे ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने बहुद्वैतवादी क्या किए हैं, दर्शन हमारे सामने लाके उपस्थित किए हैं। ठीक है, बात करें इस दार्शनिक अंतर से, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इस दार्शनिक अंतर से शिक्षा दर्शन में भी अंतर होता जाता है। मतलब कह रहे हैं भी अंतर हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके दार्शनिक अंतर आपको देखने को मिलते हैं, अद्वैतवादी, द्वैतवादी, बहुद्वैतवादी, ठीक है, इसके अंतर के कारण क्या होता है, शिक्षा दर्शन में भी आपको अंतर देखने को मिल जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत्ववादी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, बहुत्ववादी में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष जोर दिया जाता है। जो बहुत्ववादी है इसमें जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष जोर दिया गया है। यहाँ पे बताते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, साथ ही बताते हैं कि स्वाभाविक है कि इस प्रकार की शिक्षा दर्शन में जनतंत्रीय मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे शिक्षा दर्शन में क्या किया जाएगा, जो जनतांत्रिक मूल्य हैं, मतलब जनतंत्रीय लोगों को अपना जो एक क्या बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि यहाँ पे जनतंत्र के बारे में पढ़ा होगा, या फिर इस शब्द को अगर हम परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि जनतंत्र का मतलब हुआ हर व्यक्ति को जो है अपनी छूट होती है, अपने एक हिसाब से जीने की वो कला होती है, तो उन मूल्यों को क्या किया जाता है, यहाँ पे विशेष महत्व दिया जाता है। बात करें परिकल्पात्मक, क्या परिकल्पनात्मक कार्य में शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में मिले हुए विभिन्न ज्ञान विज्ञानों के निष्कर्ष को समन्वयात्मक पूर्ण से बांधा जाता है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मतलब परिकल्पना की गई है, ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो आप समझिएगा, परिकल्पना करके यहाँ पे परिकल्पना कार्य में क्या किया गया है कि शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में मिले हुए जितने भी मिले हैं ज्ञान विज्ञान मिले हैं, ठीक है, उनके निष्कर्ष को क्या किया गया है, एक समन्वयात्मक पूर्ण में बांधा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी हो जाती है, पहली तो आपने देख ली, ठीक है, ये क्या था आपका, ये था समन्वयात्मक कार्य। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो हेडिंग आपका आ जाएगा नियामक कार्य। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, नियामक कार्य। यहाँ पे देखें तो इसमें आपको पढ़ना होगा कि शिक्षा दर्शन का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य नियामक कार्य है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, नियामक कार्य है। बात करते हैं, पहला कार्य तो उसका आपने देख लिया, कौन सा था आपका, समन्वयात्मक कार्य था। ठीक है, दूसरा आपका कार्य आ गया नियामक कार्य। इसमें कहे हैं कि ये दूसरा कार्य आपका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो नियामक कार्य है। वह शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्यों, आदर्शों और नियमों को निर्धारित करता है। क्या करता है,
जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसके क्या लक्ष्य होने चाहिए, उसके कौन से आदर्श होने चाहिए और कौन कौन से नियम होने चाहिए, कौन कौन से नियमों को उनको ध्यान में रख के करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को निर्धारित करता है कौन, आपका नियामक कार्य करता है। ठीक है, बात करते हैं दर्शन के तत्व। दर्शन में तत्वों एवं मूल्यों का समन्वय किया जाता है। ठीक है, दर्शन में जो तत्व होते हैं और मूल्य होते हैं, इन दोनों का क्या किया जाता है, समन्वय किया जाता है। ठीक है, जहां तथ्यों का ज्ञान विभिन्न विज्ञानों से मिलता है। क्या करते हैं कि जहां पे हम तथ्यों का ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, कई सारे विज्ञानों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, वहां मूल्य दर्शन के क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, और कहते हैं वहां मूल्य क्या करते हैं, दर्शन के क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। बात करते हैं इस प्रकार शिक्षा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मूल्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, इसका उत्तर शिक्षा दर्शन देता है। मतलब कह रहे हैं इस प्रकार आप कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें कौन से मूल्य को प्राप्त करना चाहिए, इसका प्रयास जो है करने का प्रयास किया जाएगा, इसका उत्तर आपका कौन देता है, तो इसका उत्तर जो है आपको शिक्षा दर्शन देता है। बात करें यहाँ पर, यह नहीं समझना चाहिए, क्या मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर यह नहीं समझना चाहिए कि मूल्य एवं तथ्य सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ पे कहते हैं ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि मूल्य और जो तथ्य होते हैं ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सर्वथा क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। बात करते हैं कि तथ्यात्मक आधार के बिना मूल्य कोरे आदर्श हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर तथ्यात्मक आधार नहीं है तो मूल्य एकदम कोरे कागज की तरह है, उस पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें मूल्यों के अभाव में तथ्यों का कोई आदर्श नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि अगर मूल्य नहीं है तो तथ्यों का भी कोई आदर्श नहीं होगा। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, दार्शनिक जहां अपने अनुभवों के आधार पर मूल्यों की कल्पना करता है वहां उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए तथ्यात्मक प्रमाण भी देता है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे कोई भी दार्शनिक है वो अपने अनुभवों के आधार पर मूल्यों की जब वो कल्पना करता है तो उनका क्या करता है, औचित्य सिद्ध करने के लिए, वह उनका औचित्य सिद्ध करने के लिए क्या करता है, तथ्यात्मक प्रमाण देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि तथ्य और मूल्य दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, और आपका जो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो नियामक कार्य है आपका, ठीक है, ये क्या करता है आपका, ये करता है क्या मेरे प्यारे दोस्त, कि शैक्षिक प्रक्रिया, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्यों और आदर्शों एवं नियमों का क्या करता है, निर्धारण करता है। तीसरा जो इसका आ जाता है समीक्षात्मक कार्य। ठीक है, तीसरा क्या आ जाता है, समीक्षात्मक कार्य। इसमें बताया गया है कि जहां दर्शन ज्ञान विज्ञानों के द्वारा प्राप्त सामग्री पर समन्वयात्मक विधि से कार्य करते हुए उनको पूर्ण रूप से बांधता है, वहीं दूसरी ओर वह विभिन्न विज्ञानों के निष्कर्ष की समीक्षा करता है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे ही आपने ऊपर देखा कि जो आपका समन्वयात्मक विधि था उसके विधि से क्या करते हुए कार्य करता है। ठीक है, क्या, दर्शन ज्ञान विज्ञान के द्वारा प्राप्त सामग्री, जो दर्शन है वो ज्ञान विज्ञान के द्वारा सामग्री प्राप्त करके समन्वय विधि से कार्य करता है और क्या करता है, एक पूर्ण में बांधता है। मतलब सभी को क्या करता है, एक लपेटे में, मतलब एक लपेटे में, यहाँ पे थोड़ा शब्द ये थोड़ा अलग हो जाएगा, मतलब एक जगह पे इकट्ठा करने का प्रयास करता है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न विज्ञानों के निष्कर्ष की समीक्षा भी करता है। ठीक है, यह समीक्षात्मक कार्य ही उसे विज्ञानों के विज्ञान, क्या मेरे प्यारे दोस्त, यही से समीक्षा, यह जो समीक्षात्मक कार्य है यही क्या करता है, उसे विज्ञानों के विज्ञान की संज्ञा प्रदान करता है। बात करें शिक्षा दर्शन में शैक्षिक संबंधी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा दर्शन में शिक्षा संबंधित विचारों और क्रियाओं को कठोरतापूर्वक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कठोरतापूर्वक समीक्षा की जाती है। उसमें यह जांच की जाती है कि शैक्षिक विचारों में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वह अपने अनुरूप अनुभव को कहाँ तक सही अभिव्यक्त करते हैं। वास्तव में वैज्ञानिक के कार्य की समीक्षा के लिए दर्शन की प्रक्रिया आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम देखें, रियलिटी तो यह है कि अगर वैज्ञानिक के कार्यों की अगर आप समीक्षा करते हैं तो समीक्षा के लिए आपको दर्शन की प्रक्रिया की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, वैज्ञानिक कार्यों की क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं, जांच करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है दर्शन का सहारा लेना पड़ेगा। दर्शन की जो प्रक्रियाएं हैं उनको लाना आवश्यक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बात करें, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि दार्शनिक और वैज्ञानिक अलग अलग व्यक्ति हों। मतलब कह रहे हैं कि यह जरूरी नहीं है कि दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों व्यक्ति अलग अलग ही हों, एक भी हो सकते हैं। ठीक है, बात करें, यही शिक्षा शास्त्री को शिक्षा विज्ञान के साथ साथ शिक्षा दर्शन में भी पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये आपके शिक्षा शास्त्री हैं इनको शिक्षा विज्ञान के साथ साथ देखें तो शिक्षा दर्शन का भी पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त है। मतलब ऐसा नहीं कि जो शिक्षा शास्त्री बनते हैं उनको केवल शिक्षा विज्ञान ही पढ़ाया जाता है या केवल शिक्षा दर्शन ही
नहीं पढ़ाया जाता है। उनको शिक्षा विज्ञान के साथ साथ शिक्षा दर्शन भी पढ़ाया जाता है और उनका अध्ययन भी वो अच्छा खासा करके रखते हैं, उनके बारे में जानकारी भी रखते हैं। तो वह अपने चिंतन और विचार के कह रहे हैं कि तो वह अपने चिंतन और विचार में जिन मूल्यों प्रत्ययों का प्रयोग करेगा उनकी समीक्षा जांच करेगा। मतलब कह रहे हैं कि क्या करते हैं कि जो वो अपने क्या करेंगे चिंतन और विचार में जिन मूल्यों और प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उनकी समीक्षात्मक जांच भी करते हैं। ठीक है, बात करें वह यह देखेगा कि उसके निर्णय क्या मेरे प्यारे दोस्त, उसके निर्णय कहाँ तक प्रमाणिक हैं। ठीक है, कहाँ तक प्रमाणिक हैं ये वो देखेगा। उनके पक्ष अथवा विपक्ष कौन से प्रमाण उपलब्ध हैं। मतलब कह रहे हैं कि यह वह भी देखने का प्रयास करेगा उसकी उसके पक्ष में और विपक्ष में कौन से प्रमाण क्या हैं उपलब्ध हैं, कौन से प्रमाण ऐसे हैं जो उसके पक्ष में हैं और कौन से प्रमाण ऐसे हैं जो उसके विपक्ष में हैं। लिखते हैं कि वह निर्णयों की भाषा पर ध्यान देगा। क्या करेगा, जो निर्णय लेगा उसकी भाषा पर वो ध्यान देगा ताकि निर्णय अनुभव को सही रूप में अभिव्यक्त कर सके। मतलब कह रहे हैं कि ताकि जो निर्णय है वो क्या कर सके, अनुभव को सही रूप में अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, चलिए तो आई होप ये जो है आपका प्रकृति भी क्लियर हो गया होगा। पहले हमने शिक्षा दर्शन के अर्थ और परिभाषा को जानने का प्रयास किया, फिर शिक्षा दर्शन की प्रकृति को समझने का प्रयास किया। हो सकता है आपको प्रकृति में थोड़ा बहुत दिक्कत आई होगी, तो आई होगी अगर आप वीडियो को दोबारा चलाएंगे देखेंगे, ठीक है, प्रकृति वाले सेक्शन को, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं शिक्षा दर्शन के क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में प्यारे दोस्त, शिक्षा दर्शन के क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि शिक्षा दर्शन का क्षेत्र क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा दर्शन का क्षेत्र आपको हेडिंग डालना होगा, लिखना होगा कि वस्तुतः क्या मेरे प्यारे दोस्त, वस्तुतः शिक्षा की प्रत्येक क्रिया, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा की जितनी भी क्रिया हैं, ठीक है, प्रत्येक क्रिया को शिक्षा दर्शन के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं शिक्षा का उद्देश्य, इसको भी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत ही रखा गया है। शिक्षा का अर्थ को भी क्या किया गया है, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत। शिक्षण विधि को भी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत, शिक्षक को भी, प्रशासन को भी, पर्यवेक्षण को भी, नियोजन को भी, ठीक है। और ऐसे ही अगर और देखें आप तो यहाँ पे आप कह सकते हैं किसको किसको मेरे प्यारे दोस्त, परीक्षण विधि को भी और शिक्षार्थी को भी, इन सभी को क्या किया गया है, शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इन सभी को शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में लाया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे तो क्या लिखा था मेरे प्यारे दोस्त कि वस्तुतः शिक्षा की प्रत्येक क्रिया, जो शिक्षा की प्रत्येक क्रिया होती है को शिक्षा दर्शन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षण विधि, शिक्षक, प्रशासन, पर्यवेक्षण, नियोजन और साथ ही यहाँ पे परीक्षण विधि, शिक्षार्थी आदि अनेक कार्यों को शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में ही सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, क्या करते हैं, किया जा सकता है। फिर भी संक्षेप में देखा जाए तो शिक्षा दर्शन का क्षेत्र शिक्षण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा दर्शन का क्षेत्र शिक्षण, शिक्षण विधि, शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध ही माना जाता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा दर्शन का क्षेत्र अगर आप देखें तो यहाँ पे मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि इतने ही हैं कि शिक्षण जो आपका किस तरीके से क्या पढ़ाएंगे ये चीज़, शिक्षण विधि कैसे आप पढ़ाएंगे, शिक्षक कौन पढ़ाएगा और कौन पढ़ेगा, शिक्षार्थी, ठीक है, इन्हीं को लिया जाता है। बात करें शिक्षा के माध्यम से ही हम किसी भी देश के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी देश के राष्ट्रीय चरित्र को हम का उसका क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और इस शिक्षण के स्वरूप, क्या मेरे प्यारे दोस्त, और इस शिक्षण के स्वरूप को निर्धारित करने में दर्शन का प्रमुख हाथ होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये शिक्षण है इसका स्वरूप निर्धारण करने में जो है दर्शन का जो है क्या होता है, प्रमुख हाथ होता है, उसका ज़्यादा सहयोग होता है। बात करें संक्षेप में शिक्षा दर्शन की मुख्य समस्याएं अथवा विवेच्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मुख्य समस्याएं अथवा विवेच्य विषय निम्नलिखित हैं। यहाँ पे कुछ समस्याएं बता रहे हैं शिक्षा दर्शन की, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ये विवेच्य आप कह सकते हैं, उनको आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का आदर्श, क्या हेडिंग है पहली आपकी, शिक्षा का आदर्श। ठीक है, इसमें आपको देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि शिक्षा के आदर्शों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा के आदर्शों अथवा उद्देश्यों पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा का आदर्श है और जो उसका उद्देश्य है इसमें आपको जो है पर्याप्त मात्रा में मतभेद देखने को मिलेगा, क्योंकि जो विद्वान हुए हैं कुछ लोग ने कुछ दूसरा कहा है तो कुछ लोगों ने कुछ दूसरा कहा है, सभी लोगों ने एक नहीं कहा है। बात करें प्लेटो, अरस्तु, पेस्टोलॉजी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ जैसे विद्वान ने शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण माना है। ठीक है, कितनों ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, पेस्टोलॉजी ने, विवेकानंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, इन सभी विद्वानों ने क्या किया है, शिक्षा का जो उद्देश्य माना है वो ये माना है
कि ये शिक्षा का उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति किसी भी मनुष्य का चरित्र निर्माण करना। ठीक है, बात करते हैं गांधी जी ने आत्मनिर्भर बनना शिक्षा का उद्देश्य माना है। गांधी जी मानते थे कि आत्मनिर्भर बनना क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है। कुछ विद्वान शिक्षा के दो उद्देश्यों सार्वभौम और विशिष्ट उद्देश्यों को वास्तविक माना है। मतलब कह रहे हैं कुछ विद्वान ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के दो उद्देश्य माने हैं। पहला उद्देश्य उन्होंने माना है क्या, सार्वभौम, और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। दोनों को क्या किया है, उन्होंने वास्तविक माना है। जबकि कुछ शिक्षावादियों ने शिक्षा के उद्देश्य को व्यक्तिगत और सामाजिक विचारों वर्गों, क्या मैं पाए दोस्त, व्यक्तिगत और सामाजिक वर्गों में भी बांटा है। मतलब कुछ ऐसे भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं, कुछ ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो शिक्षा का उद्देश्य होता है ये दो भागों में बांटा जाता है, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। ठीक है, आगे बात करते हैं शिक्षा के चाहे जो भी या जितने भी आदर्श या उद्देश्य निर्धारित किए जाएं, यह विवेचना शिक्षा दर्शन के विश्व दर्शन पर आधारित होती है। मतलब कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शिक्षा के चाहे जितने आदर्श मानो चाहे जितने उद्देश्य मानो। ठीक है, यह विवेचना शिक्षा दार्शनिक, क्या मैं पाए दोस्त, शिक्षा दार्शनिक के विश्व दर्शन पर आधारित है। ठीक है, विश्व दर्शन पर क्या है, आधारित है। यही कारण है कि विभिन्न दार्शनिकों ने शिक्षा के विभिन्न लक्ष्यों पर जोर दिया है। मतलब कह रहे हैं यही कारण है कि जितने भी विद्वान हुए, जितने भी दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, शिक्षा के जितने भी लक्ष्य हुए हैं सभी पे जोर दिया है। अब बात करते हैं दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग आपकी यहाँ पे बताई गई है शैक्षिक मूल्य के बारे में। यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ विज्ञान तथ्यों की विवेचना करता है। क्या करता है, विज्ञान क्या करता है, तथ्यों की विवेचना करता है। वहाँ दर्शन के विशेष रूप में मूल्यों पर विचार किया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पे, दर्शन के विशेष रूप में मूल्यों पर विचार किया जाता है। शिक्षा दर्शन में शैक्षिक मूल्यों पर विशेष रूप से विचार किया जाता है। किसमें मेरे दोस्त, शिक्षा दर्शन में शैक्षिक मूल्यों पर विशेष रूप से क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। बात करें शिक्षा मूल्य का, एक उदाहरण शिक्षार्थी की उपलब्धि उपलब्धि परीक्षाएं हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा मूल्य का एक उदाहरण आप देखें तो ये कह सकते हैं शिक्षार्थी की उपलब्धि परीक्षाएं हैं जिनके द्वारा विद्यार्थी की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक शैक्षिक मूल्य के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरी हेडिंग आपको यहाँ पे डालना होगा क्या, ज्ञान का सिद्धांत एवं शिक्षा। क्या, ज्ञान का सिद्धांत एवं शिक्षा। इसमें आपको पढ़ना होगा कि शिक्षा का कार्य ज्ञान देना है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा का क्या कार्य, ज्ञान देना है। ज्ञान, यह ज्ञान क्या है, जो ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, वो ज्ञान क्या है, इसकी इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी कसौटी क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, इन सब प्रश्नों को लेकर शिक्षा दर्शन में विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न भिन्न मत उपस्थित किए हैं। मतलब कह रहे हैं कि जितने भी ये प्रश्न आपके उठ रहे हैं, इन सारे प्रश्नों पे सभी वैज्ञानिकों ने, सभी दार्शनिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सभी ने क्या किए हैं, अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, किसी ने एक मत प्रस्तुत नहीं किया है। जिनका शिक्षा के लिए बड़ा महत्व है, और क्या कहते हैं, जिनका शिक्षा के लिए क्या है, काफी ज्यादा बड़ा महत्व आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं चौथी नंबर हेडिंग के बारे में। चौथी नंबर हेडिंग आपकी बताई गई है आर्थिक व्यवस्था एवं शिक्षा। क्या, आर्थिक व्यवस्था एवं शिक्षा, ये आपकी चौथी हेडिंग है। इसमें लिखा गया है कि शिक्षा व्यवस्था में ही समाज में आर्थिक वर्गों के स्वरूप भी निर्धारित होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है में ही समाज में आर्थिक वर्ग का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है, इस प्रकार से आर्थिक वर्गों के रूप में आर्थिक वर्गों के स्वरूप भी निर्धारित होते हैं। आगे लिखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था से संपत्ति की संस्था का स्वरूप भी निर्धारित होता है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा दर्शन से ही क्या होता है, ठीक है, कि शिक्षा व्यवस्था से ही क्या होता है कि संपत्ति की जो संस्था का स्वरूप होता है वो भी निर्धारित किया जाता है। फिर अनेक आर्थिक प्रश्नों से शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य का तथा शिक्षार्थियों के कार्य पर प्रभाव पड़ता है। मतलब कह रहे हैं कि फिर अनेक जो आर्थिक प्रश्न उठते हैं, ठीक है, जो आर्थिक प्रश्न उठते हैं उनसे क्या होता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है एवं जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य जो होते हैं तथा जो शिक्षार्थी होते हैं उनके कार्य पर क्या होता है, आपको प्रभाव देखने को मिलता है। बात करें, इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक विचारों में शिक्षा दर्शन में व्यापक अंतर देखा जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार
कि आर्थिक विचारों से जो आर्थिक विचार हुए हैं, इन्हीं के कारण आपको शिक्षा दर्शन में व्यापक अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि आधुनिक काल में पूंजीवादी और साम्यवादी समाजों में विभिन्न आर्थिक दर्शनों के कारण विभिन्न भिन्न शिक्षा दर्शन उपस्थित किए गए हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो आपको यहाँ पे आधुनिक समय में जो है आपको पूंजीवाद भी देखने को मिल रहा है, साम्यवादी दर्श समाज भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, पूंजीवादी समाज और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनके कारण क्या हो रहे हैं, आपको आर्थिक दर्शन के कारण ही क्या होते हैं, आपके भिन्न भिन्न शिक्षा दर्शन उपस्थित किए जा रहे हैं, अलग अलग शिक्षा दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं 5वीं नंबर हेडिंग आपकी। तो 5वीं नंबर हेडिंग आपकी बताई गई है यहाँ पे, विद्यालय में शिक्षा का स्थान। ठीक है, विद्यालय में शिक्षा का स्थान क्या है, तो शिक्षा दर्शन की एक समस्या यह है कि विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था में क्या स्थान है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा दर्शन की एक समस्या आपको यह भी देखने को मिल रही है कि विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था में क्या स्थान है, विद्यालय का क्या स्थान है शिक्षा व्यवस्था में, आपको ये भी एक समस्या के रूप में देखने को मिल रही है। कुछ लोग शिक्षा को विद्यालय की सीमा तक ही केंद्रित कर देते हैं। मतलब कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो विद्यालय को, जो शिक्षा है उसको विद्यालय की सीमा तक ही केंद्रित कर देते हैं। मतलब अगर 2 बीघे में आपका स्कूल बना है तो आपका जो है वहीं तक आपकी सब कुछ सीमित है। ठीक है, इस प्रकार से मान लेते हैं। वहाँ शिक्षा का व्यापक अर्थ में लाने वाले शिक्षा दार्शनिक ने विद्यालय के बाहर परिवार और समाज शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण माना है। मतलब कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने शिक्षा का अर्थ काफ़ी ज़्यादा व्यापक अर्थ में लिया है। ठीक है, उसके अर्थ को व्यापक माना है। तो उन्होंने ये कहा है कि विद्यालय ही नहीं, व्यक्ति का परिवार और उसका समाज भी उसके एक विद्यालय के रूप में दिखाई पड़ता है। बात करें विद्यालय की व्यवस्था, पाठ्यक्रम, आय व्यय के साधन, प्रबंधन इत्यादि अनेक बातों को लेकर शिक्षा दार्शनिकों में वाद विवाद होता है। मतलब कह रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको कॉमन सा देखने को मिलेगा कि जिसमें जो है आपको विद्यालय की जो व्यवस्था है, उसका पाठ्यक्रम जो है, आय व्यय के साधन जो हैं, प्रबंध आदि जो हैं, इनमें अनेक बातों को लेकर के दार्शनिकों में काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद या मतभेद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं छठे नंबर हेडिंग के बारे में। छठी नंबर हेडिंग आपकी क्या है मेरे प्यारे दोस्त, तो छठी नंबर हेडिंग छठी नंबर हेडिंग आपकी है शिक्षा एवं सामाजिक प्रगति। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा एवं सामाजिक प्रगति आपकी छठी नंबर हेडिंग है। इसमें आपको पढ़ना होगा कि सामाजिक प्रगति की धारणा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक प्रगति की धारणा से भी शिक्षा दर्शन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो सामाजिक प्रगति है इसकी धारणा से भी शिक्षा दर्शन पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। समाज प्रगति क्या है, ठीक है, सामाजिक प्रगति या समाज प्रगति क्या है, उसकी कसौटी क्या है, ठीक है, ये आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर शिक्षा दार्शनिकों में मतभेद दिखाई पड़ता है। मतलब कह रहे हैं इसमें भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखने को मिलेगा कि शिक्षा सामाजिक प्रगति क्या है, इसमें उन्होंने क्या किया है, कोई एक मत नहीं रहा है, सभी ने अलग अलग जो है क्या किया है, अपना मत वहाँ पे प्रस्तुत किया है। उनकी कसौटियाँ क्या क्या हैं, इसमें भी उन्होंने क्या किया है, अलग अलग मत अपने प्रस्तुत किए हैं। 7वीं हेडिंग जो आपका है शिक्षा का पाठ्यक्रम, इसमें भी हम देखेंगे तो इसमें भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखने को मिलेगा। शिक्षा पाठ्यक्रम भी शिक्षा दर्शन की महत्वपूर्ण समस्या है। शिक्षा दर्शन की क्या है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या के रूप में हमें देखने को मिल रही है। पाठ्यक्रम के विषय इस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं कि बालक में क्या क्या विकास करना है। मतलब कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम के क्या विषय होंगे, ये इस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं कि बालक में क्या क्या विकास करना है, आपको क्या क्या विकास करना है, उसी के अकॉर्डिंग क्या कर दिए जाते थे, विषय प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं और उसको किस किस प्रकार से की जानकारी की आवश्यकता है। पाश्चात्य दार्शनिकों के साथ साथ भारतीय शिक्षा दार्शनिकों ने भी शिक्षा के नैतिक और सौंदर्यात्मक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, लिखते हैं किंतु इनके अतिरिक्त भारतीय शिक्षा दार्शनिकों ने धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके भारतीय दार्शनिक हुए हैं उन्होंने क्या किया है, जो भारतीय शिक्षा दार्शनिक हुए हैं उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। वो बताते हैं कि बालक को जो है धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा जरूर देनी चाहिए। बात करते हैं आधुनिक काल में पुस्तकीय पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक शिक्षा को भी आवश्यक माना जाता है। मतलब कह रहे हैं कि आधुनिक काल मतलब जो प्रेजेंट टाइम का समय चल रहा है, इसमें जो है पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ शारीरिक शिक्षा भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो है देखें तो जो शिक्षा दर्शन है वो शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, 8वीं नंबर हेडिंग देखें तो
तो 8वीं नंबर हेडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी शिक्षा की प्रक्रिया। क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा की प्रक्रिया ये आपकी 8वीं नंबर हेडिंग है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि शिक्षा दार्शनिक शिक्षा की प्रक्रिया का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा दार्शनिक हैं वो शिक्षा की प्रक्रिया का क्या करते हैं, सूक्ष्म विश्लेषण, मतलब बहुत कम विश्लेषण उसकी व्याख्या करते हैं और उसमें क्या मेरे प्यारे दोस्त, और उसमें उठने वाले प्रश्नों की समीक्षा करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षक शिक्षार्थी संबंध एवं परिवेश में शिक्षार्थी के संबंध में निर्धारित होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो शिक्षक शिक्षार्थी के जो संबंध में, मतलब एक बालक और जो एक टीचर होता है, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर के संबंध में एवं उसके परिवेश में शिक्षार्थी से संबंध निर्धारित होते हैं। ठीक है, बात करते हैं शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के चुनाव का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसमें जो पाठ्यक्रम का चुनाव किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करें पाठ्यक्रम, क्या मैं पहले दोस्त पाठ्यक्रम को ठीक प्रकार से चलाने, पाठ्यक्रम या फिर पाठ्यक्रम कह सकते हैं को ठीक प्रकार से चलाने के लिए छात्र एवं शिक्षक दोनों में अनुशासन, ठीक है, कर्तव्योपासना, उसके बाद रुचि एवं प्रयास की आवश्यकता होती है। मतलब कह रहे हैं कि अगर पाठ्यक्रम को आप ठीक से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों के अंदर अनुशासन होनी चाहिए। ठीक है, अनुशासन के साथ साथ कर्तव्योपासना, मतलब अपने कार्य के लिए प्रति सचेत उनको रहना चाहिए। अपने जो कार्य करने उनको उनके लिए जो है उनको सचेत रहना चाहिए, उनको पता होना चाहिए हमें क्या करना है। उनकी रुचि इंटरेस्ट भी बना रहना चाहिए। ठीक है, और साथ में प्रयास यानी उनको ट्राई करते रहना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं शिक्षा की प्रक्रिया से किस छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया से किस छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है इसका मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। इसका क्या किया जाता है मेरे भाई दोस्त, मापन और मूल्यांकन किया जाता है। किसके द्वारा, तो शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा। बात करते हैं शिक्षा प्रक्रिया से यह भी मालूम होता है कि कोई शिक्षा प्रणाली किसी विशेष वर्ग के छात्र के लिए कहाँ तक उचित है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि इससे हमें यह भी मालूम हो जाता है कि कोई भी शिक्षा प्रणाली हो कोई, ठीक है, किसी विशेष वर्ग के छात्र के लिए कहाँ तक उचित है। शिक्षा प्रक्रिया के में अनुशासन विधा पर भी विचार किया जाता है। किस पर मेरे प्यारे दोस्त, अनुशासन विधा पर भी विचार किया जाता है। कुछ शिक्षा दार्शनिक दंड देने के पक्ष में है, कुछ स्वतंत्रता देने के पक्ष में। मतलब कह रहे हैं कुछ दार्शनिक ऐसे हैं, शिक्षा दार्शनिक, जो मानते हैं कि बालक को दंड दिया जाना चाहिए और कुछ ऐसे मानते हैं कि बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि उसको क्या करना है। ठीक है, बात करते हैं आगे, लिखते हैं कि शिक्षा दर्शन की उक्त समस्याओं को लेकर आधुनिक काल में अनेक दार्शनिक का अनेक दार्शनिक मतों का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं जो आपने ये 8 समस्याएं पढ़ी, पहला आपने पढ़ा शिक्षा आदर्श के बारे में। ठीक है, ये भी एक समस्या के रूप में आपको देखने को मिला, क्योंकि समस्या क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी वैज्ञानिक के मतभेद एक जैसे नहीं रहे हैं। ठीक है, सभी ने अपने मत अलग अलग दिए हैं, तो ये हमें एक समस्या के रूप में दिखाई पड़ा। दूसरा शैक्षिक मूल्य भी एक समस्या के रूप में। तीसरा ज्ञान का सिद्धांत एवं शिक्षा भी आपको, और चौथा आर्थिक व्यवस्था एवं शिक्षा। ठीक है, पांचवा आपका विद्यालय में शिक्षा का स्थान क्या है। ठीक है, विद्यालय में शिक्षा का स्थान क्या है। छठा आपको शिक्षा एवं सामाजिक प्रगति के बारे में। सातवां आपका शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। और आठवां आपने शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, समस्या आपने यहाँ पे देखी है। ठीक है, बात करते हैं जैसे व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद और बौद्धिक मानवतावाद। ठीक है, उसके बाद फांसीवाद, साम्यवाद और जनतंत्रीय शिक्षा दर्शन। ठीक है, आगे लिखते हैं कि यहाँ पे आज शिक्षा दार्शनिकों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आज शिक्षा दार्शनिकों में शिक्षा क्षेत्र की अनेक समस्याओं को लेकर विवाद चल रहा है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शिक्षा व्यवस्था पर राज्य का अधिकार, ये भी एक विवाद का कारण बना हुआ है। अगला यहाँ पे बताते हैं शिक्षा में आर्थिक मूल्यों एवं नैतिक मूल्यों का महत्व, ये भी एक है आपका। और नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता आदि, ये सब क्या है आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समस्या या विवाद का कारण आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।